द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि फ्रांस स्नीजर्स, द होल यूरोप गेट्स द कफ एंड कोल्ड। अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि फ्रेंच का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। फ्रेंच का रिवॉल्यूशन होके हम लोगों ने कैसे मोनार्क को हटा दिया, नेपोलियन एज ए डिक्टेटर इमर्ज हुआ। फिर स्टार्टिंग में लोगों ने उसे इनवाइट किया अपनी अपनी कंट्रीज में, बट बाद में सब लोग उसके प्रेशर या सुप्रीमेसी के कारण परेशान हो गए और यहाँ पे हम लोग रुक गए। ओके, इसके बाद अभी हम लोग यूरोप पे आ रहे हैं कि अभी यूरोप में हमें नेशनलिज्म फैलाना है। नेशनलिज्म मीन्स व्हाट दी सर नेशनलिज्म मतलब क्या है? मतलब अपने देश की रिस्पेक्ट, प्यार वगैरह वगैरह। अब ये प्यार डेवलप क्यों होता है? उनको उनके देश से प्यार होगा, वो डेवलप कैसे होगा? उसको खुद में अपने मन से आता है ना। अरे दिल से आता है, क्यों आता Same है? interest. Yes. Same basic interest. Flag, national anthem. There are the various reasons कि nationalism develop होना। अभी nationalism develop होने के लिए सबसे पहले एक बाउंड्री होनी चाहिए, डिमार्केटेड बाउंड्री होनी चाहिए, और तब हमें पता चलेगा कि हम लोग इस बाउंड्री का हिस्सा है। अब तू किस बाउंड्री का हिस्सा है? इंडिया। इंडिया इस बाउंड्री का हिस्सा है। तो वी हैव लव टुवर्ड्स इंडिया, बराबर। वैसे ही कोई बंदा पाकिस्तान में रह रहा है तो ही विल हैव लव फॉर पाकिस्तान कंट्री, बराबर। बट जब इंडिया और पाकिस्तान ये थे ही नहीं, जब राजा महाराजे रूल कर रहे थे, मतलब एंशिएंट या मिडिवल पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, एंशिएंट या मिडिवल पीरियड। मॉडर्न पीरियड आने के बाद ये बाउंड्रीज वगैरह डेवलप हुआ। ओके, बट जब वैसा कुछ था ही नहीं तो मुस्लिम, हिंदू, ये लोगों का तो डे वन से पहले से ही क्रॉस था, पहले से उनकी दुश्मनी थी। तो उनमें सेंस ऑफ कॉमननेस डेवलप होगा क्या? कभी नहीं। बट अभी है। क्यों है? बिकॉज ऑफ डिमार्केटेड बाउंड्री। भले मुस्लिम हो या इंडियन हो, जब इंडिया की मैच होगी पाकिस्तान के साथ, वो लोग इंडिया के लिए ही चीयर करेंगे। देख, अभी कम्युनिटी के ऊपर आ गया, सिर्फ एक डिमार्केटेड बाउंड्री के कारण आदमी कम्युनिटी के ऊपर उठ गया है, बराबर के नहीं? पहले कैसे आदमी अपने कम्युनिटी को प्यार करता है, बट अभी एक सेंस डेवलप हुआ कॉमननेस का बिकॉज ऑफ नेशन स्टेट। अब आदमी अपने कम्युनिटी के ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ दिस डिमार्केटेड बाउंड्रीज। तो ये जो डिमार्केटेड बाउंड्रीज थी वो डेवलप होने के लिए कंट्री के लिए प्यार होना चाहिए, बराबर। एक पर्टिकुलर रीजन, उसको ऐसे लगना चाहिए कि मैं इस रीजन का हिस्सा हूँ, तभी वो बाउंड्रीज डेवलप होगी। हम लोग आगे देखेंगे कि जर्मनी जो था बहुत स्कैटर्ड था, उसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, मतलब इटली ये कंट्री कैसे बना विद डिमार्केटेड बाउंड्रीज। जर्मनी ये कैसे कंट्री बना, अभी जो प्रेजेंट जर्मनी है वो कैसे बना विद डिमार्केटेड बाउंड्रीज, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। बट इसका स्टार्ट यूरोप में कैसे हुआ, क्या हुआ, तो पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना होगा कि पहले कैसा यूरोप लगता था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनका सोचने का तौर तरीका कैसा था। फिर ये सडनली नेशनलिज्म का फीलिंग कैसे डेवलप हुआ। और अगर हम लोग आगे का पार्ट देखें तो नेशनलिज्म के पहले एक प्रीफिक्स लगा है, लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या है? सिर्फ नेशनलिज्म नहीं है, लिबरल नेशनलिज्म है। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, समझा। तो पहले हम लोग पुराना यूरोप देखते हैं कि किस तरह से बटा हुआ है। प्रेजेंट डे यूरोप जो है प्रॉपरली डिमार्केटेड बाउंड्रीज से बना है, सबके मैप वगैरह है। बट पहले ऐसा मैप वगैरह प्रॉपर था ही नहीं। क्यों? क्योंकि किंगडम्स जो थे कभी इसके अंडर कभी उसके अंडर थे। ओके, उस वक्त का कई सारे ओटोमन टर्क्स एक बड़ा एम्पायर था, हैब्सबर्ग एम्पायर था, लुई 16 का एम्पायर था, बहुत अलग अलग एम्पायर्स थे। ओके, तो उन एम्पायर्स ने कौन से प्रोविंसेस पे कब्जा किया था, ये पार्ट हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में देखने वाले हैं, समझ में। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया तो ये सबसे टफ पार्ट होने वाला है तुम्हारे लिए,
क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप पार्ट पे इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट पे क्वेश्चंस बहुत डेवलप होंगे, बिकॉज अलग अलग कंट्री में कौन सी जगह पे किसका किसका रूल है वो सब मेंशन किया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ रीडिंग। If we look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation-state as we know them today. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdom, duchies and cantons. Kingdoms तुम्हें पता है, duchies मतलब जहाँ पे ड्यूक रूल करता है, यहाँ पे ये मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ये फोटोज भेजता, ये फोटोज भेजे हुए हैं ना ग्रुप पे। डचीज, दीज आर द टेरिटरी विच आर रूल्ड बाय ड्यूक या डचेस। फिर कैंटन, कैंटन्स मतलब क्या है, अभी मैं राजा हूँ, मेरी बहुत बड़ी टेरिटरी है, बट मैं सब जगह रूल नहीं कर सकता, तो मैं मेरी टेरिटरी का सब डिवीजन करूँगा और उस पर एक डिवीजन पे महक रखूँगा, महक तू यहाँ का काम देख, दूसरे डिवीजन पे चल दीप तू वहाँ का काम देख। तो उससे जो छोटे छोटे मैंने मेरी टेरिटरी के डिवीजन्स किए या सब डिवीजन्स किए, उसको कैंटन्स बोलते हैं। दूसरे स्टेट्स में जाके रहने बोलते हैं। हाँ नहीं, मेरा देख ना, मेरा बहुत बड़ा टेरिटरी, ये घर पूरा मेरा है, चल इतना जो स्क्वायर है, आवाज क्यों करते रहता है रे, इतना जो स्क्वायर है ये पूरा घर मेरा है, तो इसमें जो भी है बॉक्सेस है वो भी मेरे, चल इतना प्रोविंस जो मिला तू संभाल ले, तो ये जो प्रोविंस मैंने मेरे टेरिटरी का तेरे को संभालने के लिए दिया, तो इस टेरिटरी को कैंटन कहेंगे। तो मैं रीड करता हूँ, इट इज़ द सब डिवीजन ऑफ टेरिटरी, मतलब टेरिटरी का डिवीजन करना, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सम कंट्रीज। तो कुछ कंट्रीज में ऐसा सब डिवीजन होता था, और उन डिवाइडेड टेरिटरीज को क्या कहते थे, कैंटन्स कहते थे। whose rulers had their autonomous territories, autonomous मतलब सेल्फ रूल, वो लोग अपने हिसाब से गवर्न करते थे। अरे मीनिंग्स मत लिखो, यहाँ पे मैंने सब लिखा है, देखो ऑटोनोमस मतलब हैविंग द फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ, मतलब वो अपने हिसाब से रूल करेगा, अपने खुद के लॉ एंड ऑल दैट, समझा। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स, ऑटोक्रेटिक मतलब क्रूएल मोनार्क्स, विद इन द टेरिटरी ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल, मतलब उनकी टेरिटरी में चल इस कोने में फ्रेंच स्पीकिंग है, इस कोने में डच स्पीकिंग है, इस कोने में जर्मन स्पीकिंग है, तो ऐसे ऐसे डाइवर्स ग्रुप थे। दे डिड नॉट सी दिमसेल्फ एज ए शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर, तो वो लोग आपस में कॉमननेस की फीलिंग नहीं थी, उनका कोई कॉमन कल्चर नहीं था। ऑफन दे इवन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, उनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होती थी, उनके एथनिक ग्रुप्स भी अलग होते थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria, Hungary, for example, was a patchwork of many different regions. मतलब इस पैच में भी हैब्सबर्ग का एम्पायर है, इस पैच में भी, उस पैच में भी, अलग अलग जगह पे, वो अलग अलग जगह के हम लोग नाम पढ़ते हैं। For example, was a patchwork of different region and peoples. It included, मतलब उसके अंदर कौन कौन से regions थे, Alpine regions, Tyrol, Austria, Sudetenland, as well as Bohemia. ये रीजन्स के नाम इसे खुद ने बनाए थे ना? हाँ, रीजन के नाम इन्होंने खुद ने बनाया ना, ग्रुप जो रूल कर रहे हैं। नाम खुद ने कैसे बनाएंगे, मतलब क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। नाम किसने बनाया? जो रीजन्स थे, मतलब अभी मुंबई का नाम मुंबई नहीं, ये जो रीजन्स थे इसने खुद से नाम रखे होंगे ना, कि पहले से नाम था इसका? ये जो नाम ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी वगैरह, अल्पाइन नहीं, रीजन जैसे अल्पाइन सब regions। रीजन्स, हाँ रीजन्स, रीजन ऐसे खुद डेवलप किए थे। नहीं अल्पाइन मतलब समझो ना, वहाँ पे अल्पाइन ट्रीज रहे होंगे, तो उसको अल्पाइन रीजन बोल दिया। मतलब इसने खुद ने ऐसा मतलब इसको रीजन डेवलप कराया, नहीं, इसको नाम दिया फिर अल्पाइन। नहीं, बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, तो वहाँ पे ज़्यादातर कौन से एरिस्टोक्रेट क्लास था, जर्मन स्पीकिंग। एरिस्टोक्रेट क्लास मतलब नोबल्स, रिच पीपल्स, एरिस्टोक्रेट मतलब रिच पीपल्स, सब प्रीडोमिनेंट ज़्यादातर मतलब मेनली या मोस्ट पार्ट में, मेनली या मोस्ट पार्ट में। बेटा मैं मीनिंग्स तुम लोग को भेजे हैं, सब मीनिंग्स लिखे हुए हैं। सर पर फिर वो याद नहीं रहता है। है। क्या याद आता है? नहीं, मैंने जैसे हेडिंग के साथ लिखा ना, अभी देख मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, तो पहले ही वर्ड डचीज मिलेगा तुम्हें, फिर कैंटन मिलेगा, फिर ऑटोनॉमस मिलेगा, ऐसे तुम्हें वर्ड सीक्वेंस में मिलते ही जाएंगे, पता है। क्योंकि तुम लोग लिखने में टाइम वेस्ट होगा ना।
It also included the Italian-speaking province of Lombardy and Venetia in Hungary. Half of the population spoke Magyar, while the other half spoke the variety of dialect. Dialects मतलब regional languages. In Galicia, the aristocrats spoke Polish. तो ये देखो जगह है और जगह पे एरिस्टोक्रेट्स कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं वो है. ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं कि भाई गैलिशिया में कौन सा था, हंगेरी में कौन सा था, ऑस्ट्रिया में कौन सा था, ऐसे. Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire. तो ये जो तीन मेजर ग्रुप्स मैंने बोले ऊपर जो पढ़े, इसके अलावा और भी दूसरे छोटे छोटे ग्रुप्स थे जिसमें पीजेंट्स थे. वो बोहेमिया, स्लोवाक्स नॉर्थ में थे, स्लोविन्स इन कैरोनिया, क्रोट्स इन साउथ, रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसलेनिया वगैरह वगैरह वगैरह. Such difference did not easily promote a sense of political unity. अभी इतना डिफरेंस होगा तो पॉलिटिकल यूनिटी होगा क्या? नहीं होगा. और ऊपर से पैच वर्क भी है, सब साथ में लगे हुए नहीं है. मतलब इधर एक, फिर इधर दूसरा, फिर दूसरा. मतलब ये मेरा पैंट है, इस पैच में अलग, इस पैच में अलग, इस पैच में अलग, इसे पैच वर्क कहते हैं. तो इतना डिफरेंसेस होगा तो पॉलिटिकल यूनिटी हो ही नहीं सकता. द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप was the allegiance to their emperor. Allegiance to the emperor मतलब वो उसको ही रिस्पेक्ट करते थे. Allegiance मतलब जो मेन लीडर था उनका कमिटमेंट जो था वो सिर्फ राजा के लिए था, बाकी कुछ नहीं. बाकी जनता में ये क्या कर रहा है बेटा, इधर फोकस करना यार, वो घुसाने में फोकस कर, लापा दे उसको. क्यों दीवे, तो तेरा पता है तेरे को कि तेरा नहीं फोकस होता, ऊपर से वो रख साइड में. तो इतना टफ है ये चीज कि किधर कौन है ना क्या है ना, सब गड़बड़ है. तो इतना सारा ये डिफरेंसेस था, तो फिर ये नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ? अभी क्या करना है? पहले सर ने मीनिंग लिखा है, घर पे जाके लिखना. इतनी देर स्केल से खेल रहा था तब मीनिंग लिखने का याद नहीं आया तेरे को. स्केल मैंने हाथ से लिया तो इसको मीनिंग लिखने का याद आया. ये ऐसे करेगा फिर डिलीट करेगा. ठीक है. नाउ एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. एरिस्टोक्रेसी मतलब मैंने एक्सप्लेन किया, जो हाई क्लास के लोग, रिच पीपल, नोबल्स, किंग्स वगैरह सब एरिस्टोक्रेसी में आते हैं. एंड द न्यू मिडिल क्लास. और मिडिल क्लास एक्टिव स्टेटस. हाँ नहीं, जो एक्सपोर्ट और करते हैं ना, Yes, traders. अब ये जो मिडिल क्लास थे ये ऑब्वियस है कि पीजेंट से ही डेवलप होंगे. पहले दो ही चीजें थे, रिच क्लास एंड पीजेंट्स, बराबर. बाकी कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं था. जैसे जैसे मॉडर्न स्टेट बने, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, मॉडर्न स्टेट मतलब जो कंट्री डेवलप्ड है और वहाँ पे फिर भी किंग का इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप है. बहुत 10 years के बाद. हाँ, बट बहुत जल्दी नेशन स्टेट्स बनने वाले हैं. तो अभी यहाँ पे पीजेंट्स से ही मिडिल क्लास डेवलप हुआ. अब ये मिडिल क्लास जो थे ये एरिस्टोक्रेट्स को अपोज करने लगे, क्योंकि अभी इनके पास पैसा आ गया, धीरे धीरे नॉलेज आ गया ड्यू टू द फिलोसोफर एंड थिंकर्स. इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, ट्रेडिंग वगैरह इन्होंने स्टार्ट किया, ये लोग पैसे वाले होने लगे. अब पैसे वाले होने लगे तो ये लोग एरिस्टोक्रेट्स को अपोज करने लगे. बट रूल्स वगैरह बनाने वाले कौन थे? एरिस्टोक्रेट्स थे. तो वो क्या करते थे, वो इनको दबाए रखते थे. अब दबाए कैसे रखते थे? मुझे क्या लगता है कैसे दबाए? बहुत सारे रूल्स इम्पोज करके, इनको ट्रेडिंग में बहुत सारे टैक्सेस वगैरह इनकॉर्पोरेट करके, परमिशन है देने का ट्रेडिंग के बाद. यस, बहुत से कस्टम बैरियर्स वगैरह बना देने के. फिर ऊपर से एक प्रॉब्लम क्या होता था कि मुझे यहाँ से माल यहाँ पे लेके जाना है, बीच में 10 किंगडम्स है, तो 10 अलग अलग किंगडम्स को मेरे को टैक्स देना पड़ता था. तो अभी कॉस्ट कितना हो जाएगा? भले 5 रुपए की वो चीज़ है, 10 किंगडम्स में से जाना है, 10 जगह पे मेरे को टैक्स देना है, 100 हो जाएगी. मतलब 5 रुपए का मतलब 100, जिसका वैल्यू 5 रुपीज़ है, इसको भी पता है, तुझे भी पता है. बट ड्यू टू दिस कस्टम बैरियर्स ये पैसे बढ़ रहे हैं, तो फिर ट्रेडर को तो लॉस ही होगा ना, राइट और रॉन्ग. तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स हो रहे थे और इन दोनों के बीच में क्लैशेस चल रहे थे. अब जब इन दोनों के बीच में क्लैशेस चल रहे थे तो ये मिडिल क्लास को क्या लगा कि अगर हम लोगों ने ये एरिस्टोक्रेट सिस्टम को हटा दिया, एक प्रॉपर ये जो अलग अलग किंगडम्स है
को प्रॉपर एक ही नेशन में ढाला गया तो कितना अच्छा हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म चीज़ हो जाएगी, जैसे नेपोलियन ने किया था, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, सब में उसने यूनिफॉर्मिटी और सेंट्रलाइज प्लानिंग लाई थी, बराबर। तो अगर वैसा हो गया तो बहुत अच्छा होगा। तो यही से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ दिस मिडिल क्लास और लिबरल पॉलिसीज की वजह से। इनको फ्रीडम चाहिए था फ्रॉम द टैक्स बैरियर एंड ऑल दैट, सो दैट दे विल बिकम रिच। और ये कब पॉसिबल था? 3-4 चीज़ों के बाद ही। सबसे पहले तो एरिस्टोक्रेट्स को हटाना, डेमोक्रेटिक सिटी बनाना, सेंट्रलाइज प्लानिंग करना और एक नेशन स्टेट होना। ये सब कुछ होगा तभी इनको फायदा होगा। मतलब देखो कैसे होता है कि किसी ने फायदे का सोचा और एक नेशन स्टेट और नेशनलिज्म डेवलप हुआ। इन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ सोचा, बट इसके वजह से वर्ल्ड ज्योग्राफी चेंज हो गया, बराबर कि नहीं? प्रॉपर मैप्स वगैरह डेवलप हुए, नहीं तो पहला वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ अलग था और इनके वजह से वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? एरिस्टोक्रेट्स कौन है रिच क्लास, और मिडिल क्लास कौन है? ट्रेडर्स, मतलब पीजेंट्स ही। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, मॉडर्न स्टेट बनने की वजह से वो मिडिल क्लास के रेंज में है। मिडिल क्लास और एरिस्टोक्रेट्स में क्लैशेस क्यों थे? क्योंकि वो ट्रेडर्स होके उनको रूल्स इम्पोज कर रहे थे। वो अलग अलग रूल्स वगैरह इम्पोज करके हैरेस कर रहे थे। ये हैरेस कर रहे थे तो इन्होंने 4 सॉल्यूशंस ढूंढे और 4 सॉल्यूशंस में ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है नेशनलिज्म का और नेशन स्टेट का। समझ में आया? चलो। Socially and politically, a landed aristocrat was the dominant class on the continent. Dominant class मतलब सबको दबाने वाला. Dominant class means सबको दबा के रखने वाला, या तो ruler class. The members of this class were एक मिनट जरा पॉज कर। तो पहले बोलते ना, अभी क्या मैं भी देखा, मैं भी ऐसे वीडियो देखा। कहाँ से रिकॉर्डिंग? लास्ट देख तो क्या लाइन